Hello everyone. Today we will discuss pointing vector. अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए पॉइंटिंग ने एक पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन किया। तो उससे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि ये इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट EX which is vibrating in X direction and magnetic field component are vibrating in Z direction, Z मतलब ऐसे, और वेव जो चल रही है वेव हमारी X डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है विद वेलोसिटी c, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लाइट वेव, तो लाइट किस वेलोसिटी चलती है c, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी x डायरेक्शन में चल रही है c वेलोसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाइब्रेट कर रहा है x डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाइब्रेट करता है y डायरेक्शन में। तो यहां पर पॉइंटिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर की इलेक्ट्रोडायनेमिक में बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है। तो पॉइंटिंग वेक्टर को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो हमें पता है कि किसी भी मीडियम में या स्पेस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है, एनर्जी कैरी करती है। और पॉइंटिंग वेक्टर जो पॉइंटिंग ने दिया वो बताता है कि एनर्जी carried by electromagnetic wave per unit area per unit time is the pointing vector। तो पॉइंटिंग वेक्टर को डिस्कस करना यहां पर हमारा एक मेन रोल हो जाता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं, साइनोसोडल फॉर्म में होते हैं। तो E इक्वल टू हमें पता है इक्वल टू कितना होता है हमारा, E cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो B इक्वल टू बी नॉट cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से हमें दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे टाइम के कंपोनेंट है, टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां से ये भी होता है कि पॉइंटिंग वेक्टर अगर टाइम के एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो कुछ आएगी, लेकिन डिफरेंट टाइम पर पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, चेंज होती रहेगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंटिंग वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक कुछ वैल्यू रखता है और डिफरेंट टाइम जब चेंज करोगे तो आपकी उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हमेशा हम जब पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं तो हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर की कौन सी वैल्यू की बात करते हैं, हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ इसकी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक फ्री स्पेस में चल रही है और मैंने यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, यहां पर एक एरिया ले लिया, ये ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि हमने एक एरिया कंसीडर किया है और इसका एरिया मान लेते हैं कैपिटल ए। यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है कि इस एक एरिया जो कैपिटल ए एरिया में से जो एनर्जी ट्रांसमिटेड होती है उसकी वैल्यू कितनी है, वही हमारा क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है। तो सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी when they propagate through स्पेस। हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी स्पेस में ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है, और एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करती है उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं यूनिट की बात करूं, पॉइंटिंग वेक्टर की,
तो पॉइंटिंग वेक्टर इज द एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपकी, तो जूल अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए क्या देते हैं हम, सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाती है आपकी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। और जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट, और तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है आपकी, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है जो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है, जो वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा आपका जिस डायरेक्शन में आपकी वेव की वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव चल रही है। इसमें आपकी वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू डायरेक्शन जो होगी वो एक्स डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, इसे नोट कर लो। हियर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमने एक एरिया कंसीडर किया है ए, इससे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास कर रहे हैं, ट्रांसमिटेड कर रहे हैं। तो हमने माना कि ये जो वेव है इसमें dx डिस्टेंस चलती है इन टाइम dt। तो हम यहां पे क्या है, हियर वी कंसीडर एन एरिया, कितना एरिया कंसीडर करा है हमने, ए, थ्रू विच electromagnetic wave pass here we consider that electromagnetic wave travel a distance dx इन टाइम dt। हमने माना कि ये वेव इसमें dx डिस्टेंस चल रही है इन टाइम dt, तो dx इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, c, टाइम कितना लिया हमने, dt। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगर इस एरिया, इसका टोटल मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसका टोटल वॉल्यूम dv है, तो dv वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी कंटेन्ड इन वॉल्यूम dv। तो dv में वॉल्यूम में एनर्जी कितनी हो जाएगी, dn इक्वल टू स्मॉल dn इक्वल टू एल dv। इक्वेशन नंबर 2, n क्या है यहां पर, n इज द एनर्जी हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी। अगर मैं n की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल रीजन में एनर्जी निकालनी है, तो स्मॉल रीजन में एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी इंटू dv। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका dn इक्वल टू n dv। क्लियर है भाई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें n और dv की बात करनी है। अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूं, टोटल जो एरिया है इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, एरिया इंटू dx। भाई वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम उसका एरिया, और जो डिस्टेंस है dx, जितनी एनर्जी उस वॉल्यूम में आ रही है, तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए तो एरिया हो गया, और जितनी वो डिस्टेंस चल रहा है तो एरिया इंटू dx। dx की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो यहां से पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, a, dx की वैल्यू है c dt, a c dt, इक्वेशन नंबर 3।
और मैं अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है आपकी? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम अभी बता देंगे। तो इक्वेशन अगर 3 और 4 की वैल्यू आप किस में रख दोगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे? इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। उससे पहले देखो एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी कैरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी करता है। तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमारी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है हमारी? हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। ठीक है भाई, हमें पता है E अपॉन बी। E अपॉन बी कितना होता है हमारा? C होता है। और C की वैल्यू और कितनी होती है? 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस B की वैल्यू को यहां से इसमें पुट कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा? UB इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर है। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। यहां से हमने B की वैल्यू निकाल दी। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? B की वैल्यू यहां से E अपॉन C, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दी तो E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और C स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? तो E स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू C स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपरी होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यानी कि जितनी एनर्जी यहां पर देख लो एक सिमेट्री है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आती है उतनी ही एनर्जी आपके किसके कारण आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण आती है। ठीक है भाई, ये एक सिमेट्री है यहां पर। और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो U इक्वल टू UE प्लस UB, तो आपका कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम टोटल एनर्जी को यूज कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को और 4 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है भाई, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 4 in इक्वेशन 2। 3 और 4 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो dn इक्वल टू कितना हो गया आपका? n की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है भाई, और dv की वैल्यू है ac dt इंटू ac dt। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई है 5th। तो हमने एनर्जी डेंसिटी निकाल दी जो इस यूनिट एरिया से आपकी प्रोपोगेट, इस एनर्जी जो वॉल्यूम डीवी में इसके जो वॉल्यूम डीवी में एनर्जी स्टोर होगी इस बॉल वॉल्यूम में, हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। अब अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग वेक्टर, अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है? एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि S इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो एनर्जी की वैल्यू निकाल दो तो S इक्वल टू कितना हो गया आपका? एनर्जी आपने निकाल दी है, एनर्जी आ गई है आपकी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर AC dt। एरिया कितना है आपका? आपने एरिया A माना है, कितने टाइप में माना है आपने? dt टाइप में माना है। ठीक है भाई, यहां से एरिया कैंसिल आउट हो गया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया। तो पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये c बचा, c को पहले लिख लूं, c एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है भाई, इस रिजल्ट का हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेट करेंगे उसमें यूज करेंगे। अगर हमें इसे मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें पता है E/B इक्वल टू C। तो यहां से आप क्या करोगे, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से E इक्वल टू BC, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो S इक्वल टू कितना हो गया, C एप्सिलॉन नॉट B² C²। ठीक है भाई, C की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट C² इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसको वैल्यू को यहां पुट कर दोगे तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, C एप्सिलॉन नॉट B²। इस C² की वैल्यू ये पुट कर दोगे अपॉन μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो फिर एप्सिलॉन नॉट से आपका एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C B² अपॉन μ0। तो दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड P। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करने चाहें तो C की वैल्यू हम क्या करें, इस B की वैल्यू को हम यहां से C की वैल्यू को रख दें। C की वैल्यू कितनी होती है, अगर E/B इक्वल टू C तो यहां पर पुट कर दो, तो S इक्वल टू कितना हो गया भाई आपका, E/B इंटू B² अपॉन μ0। C की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, तो B से ये आपका B कैंसिल आउट हो गया, तो पॉइंटिंग वेक्टर S कितना आ गया आपका, E/B अपॉन μ0। तो ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसे और मॉडिफाइड करके लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे हम भाई, S वेक्टर इक्वल टू 1/μ0 वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, और दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है भाई, अगर दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H की टर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है B इक्वल टू कितना होता है आपका, μ0H। तो S इक्वल टू यहां से क्या लिख दोगे आप, 1/μ0 E क्रॉस H, और μ0 आपका ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और इस μ0 से μ0 कट जाएगा, तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम और भी क्या लिख सकते हैं, E क्रॉस H, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी हम डेफिनेशन 2 नंबर में अगर पूछता है तो हम ये भी लिख सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। और दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारा, और S इक्वल टू E क्रॉस H इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है भाई, 2 नंबर में हम सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। वो हमने पूरा पॉइंटिंग वेक्टर डिस्कस कर लिया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस एरिया, ये एरिया कितना, यूनिट एरिया, इस एरिया को हमने स्मॉल एरिया ले लिया है, एरिया को जितनी एनर्जी इसमें से पास होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर आपका हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।